क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहले और बहुत कुछ पढ़ाए हैं, जिसमें देखिए आज कुछ पारिभाषिक वर्ड सब है जिसे याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए आत्मदीप्त पिंड या प्रतिदीप्त पिंड क्या, इसके भी देखिए आत्मदीप्त पिंड या प्रतिदीप्त पिंड क्या, इसे समझना। ल्यूमिनियस बॉडीज या सेल्फ ल्यूमिनियस दोनों होता है। तो यहाँ आत्मदीप्त पिंड, आत्म और दीप्त। आत्म का अर्थ हुआ स्वयं, अपने आप, सेल्फ। दीप्त का मतलब हुआ प्रतिज्वलित या प्रकाश उत्पन्न कर। तो याद रखेंगे वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पिंड का। तो ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेता है। आत्मदीप्त पिंड है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो जानकारी रहना चाहिए। पढ़ा हुआ रहेगा, पहले से पढ़े हुए रहेंगे, नोट्स बना हुआ रहता है, ये सब के विषय में कन्फर्म है तो हम लोग तुरंत टिक लगाएंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण दें, डिफिनेशन आसानी से याद रहेगा, नाम में ही डिफाइन छुपा हुआ। आत्मदीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऐसे पिंड आत्मदीप्त पिंड। जैसे देखिए सूर्य, यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो यह आत्मदीप्त पिंड के उदाहरण। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये उदाहरण बहुत आवश्यक है, ये उदाहरण को ध्यान रखना। दूसरा, ये प्राकृतिक आत्मदीप्त पिंड। अब बहुत तरह से मानव निर्मित भी पदार्थ होगा जिसे बनाया जाता मानव के द्वारा। ये प्रकाश स्रोत में भी पढ़े थे उदाहरण, और प्रकाश स्रोत में भी सूर्य का जो उदाहरण पढ़े थे, यह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण। तारे, यह भी आत्मदीप्त पिंड है, यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, और यह भी तारे के विषय में अगर जानेंगे तो यह भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण। हम दो बता रहे, जो पहले पढ़े वह भी थोड़ा बीच में रिवीजन करा देते ताकि हमें ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का आवे तो इसमें दिक्कत हो। जुगनू, ये भी आत्मदीप्त पिंड। जलता हुआ बल्ब, अगर बल्ब जल रहा है, बिजली का बल्ब अगर जल रहा है तो वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है, इसलिए सिर्फ बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब आत्मदीप्त पिंड के उदाहरण। जलता हुआ बल्ब आत्मदीप्त के उदाहरण। इसी तरह से हम लोग जलते हुए मोमबत्ती भी डाल सकते, जलते हुए कोयला भी डाल सकते। ये सब क्या होगा, आत्मदीप्त पिंड के उदाहरण। अदीप्त पिंड, अदीप्त पिंड नॉन ल्यूमिनियस। तो ऐसे पिंड या ऐसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अदीप्त पिंड कहलाता है। ऐसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है अदीप्त पिंड कहलाता है, याद रखें। जैसे चांद, ये अदीप्त पिंड के उदाहरण। जैसे इसमें सूर्य का बात की इम्पोर्टेंट है, तारे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह अदीप्त पिंड में यहाँ चांद, याद रखें। चांद सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यह रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए चांद चमकीला दिखाई पड़ता है, लेकिन चांद को अपना प्रकाश नहीं है। यह अदीप्त पिंड के उदाहरण। और चांद, चंद्रमा पर एक और टॉपिक पीछे भी समझाए थे कि यहाँ वायुमंडल भी नहीं है, यहाँ ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता। कलम, टेबल, ETC बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अदीप्त पिंड के उदाहरण। तो ये हुआ प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु का विभाजन, 2 भाग बना, जिसमें एक आत्मदीप्त पिंड हुआ या प्रदीप्त पिंड हुआ या अदीप्त। अब प्रकाश के आर पार जब जाता है तो इसके आधार पर यह वस्तु को डिवाइड किया। तो पहला है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट।
तो पारदर्शी का अर्थ हुआ ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार गुजर, आर पार जाए, इसे पारदर्शी बोलते हैं। अगर ऐसे जनरली अगर इसे समझेंगे तो ऐसे वस्तु जिससे हम आर पार देख सकते हैं, अर्थात अगर वह वस्तु आपके सामने हो और दूसरी तरफ स्पष्ट रखा हुआ वस्तु सा दिखाई पड़े तो इसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार जाता है वह पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच, याद रखेंगे इसका उदाहरण, यह पारदर्शी का उदाहरण है। हमें ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा फोकस उदाहरण पर करना है, तो अधिक से अधिक उदाहरण को समझने का कोशिश करें। हवा पारदर्शी माध्यम, पानी पारदर्शी, पानी में भी स्पष्ट रूप से प्रकाश पार करता है और उसमें वस्तु दिखाई पड़ता है, ये पारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ तो मतलब नहीं, पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता, ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, इसे भी याद। इनके उदाहरण भी, लकड़ी, लकड़ी में प्रकाश आर पार नहीं जाता। लकड़ी जब प्रकाश टकराता है तो कुछ अंश परावर्तित होता है, कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है। तो यह परावर्तित अवशोषित के आधार पर वस्तु का रंग भी क्रिएट होता है। तो इसके विषय में आगे अपवर्तन में है, वहाँ इसका स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। जैसा उदाहरण के लिए कोई वस्तु लाल दिखाई पड़ता है क्यों, सफ़ेद जैसे ये बोर्ड है वाइट है, या वाइट क्यों दिखाई पड़ता है, इसका भी रीजन उसमें कारण को समझा जाएगा। या जैसे यह वाइट वस्तु है, अगर इसे लाल प्रकाश में देखेंगे तो यह कैसा दिखाई पड़े, हरे प्रकाश में इसको देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़े, हरे प्रकाश में अगर लाल वस्तु को देखेंगे तो वह कैसा दिखाई पड़े, तो वह काला हो जाएगा। ये सब के विषय में पढ़ेंगे। लोहा अपारदर्शी का उदाहरण है। मोटा गत्ता, यह भी अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। धातु की प्लेट, यह भी अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण। इसके बाद है पारभासी। पारभासी का अर्थ हुआ यह न अपारदर्शी होता है और न पारदर्शी, यह दोनों के बीच का, मतलब इसे प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है और प्रकाश का कुछ अंश पार नहीं करता। इसको ऐसे समझेंगे तो जब इस वस्तु से हम दूसरी आँख के सामने रखकर दूसरी ओर को वस्तु को देखेंगे तो हमें दूसरे ओर का वस्तु जो है पूरा स्पष्ट न दिखाई देगा, धुंधला दिखाई पड़े। तो ऐसे वस्तु जिसे दूसरी ओर देखने पर वह धुंधला दिखाई पड़ता है, पूर्णतः स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ऐसे वस्तु पारभासी वस्तु, इसे ध्यान रखना। जैसे इसमें ही पढ़ते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश पार करता है पारभासी पदार्थ कहलाता। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच अगर घिसा हुआ है, स्क्रैच लगा हुआ है, तो ऐसे कांच जो है पारभासी उदाहरण, मतलब इसमें प्रकाश आर पार दिखाई नहीं पड़ता है, इसे ध्यान। तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज में तेल लगा हुआ है तो इसे भी याद रखेंगे, यह पारभासी का उदाहरण होगा। इससे वस्तु पूरा आर पार जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, हाँ कुछ अंश तक दिखाई जरूर पड़ेगा। आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर जिसे थिन पेपर बोलते हैं, रक्त, ये सब पारभासी के उदाहरण है। इन उदाहरणों को स्पष्ट रूप से समझेंगे। एग्जाम में ये सब पारभासी से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है, इसे याद है। प्रकाश का परावर्तन से क्या समझ, चैप्टर यही था, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह परावर्तन का तात्पर्य होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लौटना, वापस लौटना, किसी माध्यम से या किसी सतह से टकराकर ये वापस लौट जाना उसी माध्यम में, इसको प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कर, ये याद रखें। इसे एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और अच्छे से इसे सेंटेंस लिखें।
प्रकाश के परावर्तन का तात्पर्य हुआ प्रकाश के किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की जो घटना है वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसे परावर्तन का शाब्दिक अर्थ लौटना, इसे भी याद रखना है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ। अब है दर्पण। दर्पण के बारे में समझते हैं। तो ऐसा चमकीला सतह जो प्रकाश के आपतित किरण को प्रकाश के निश्चित नियमानुसार परावर्तित करता है, दर्पण का। ऐसे चमकीला सतह जो प्रकाश को या प्रकाश के आपतित किरण को निश्चित नियमानुसार परावर्तित करता अर्थात लौटा देता है, वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। इसे याद रखें। इसमें एक पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। कभी कभार ये भी पूछा जाता है, इसके बारे में जानकारी रखें। दर्पण लगभग 98% प्रकाश को परावर्तित करता और शेष को वह अवशोषित करता। दर्पण लगभग 98% प्रकाश को परावर्तित करता है, इसे ध्यान में रखें। ऐसे दर्पण देखेंगे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली ऐसे 3 भी से समझा जाता है। जैसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल और उत्तल दोनों का मिक्स रूप यहाँ गोलीय दर्पण। इसलिए लिखा गया है दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल में भी पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या है, इसमें भी किरण आरेख पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के विषय में भी अध्ययन करेंगे, उसका विशेषता भी जानेंगे। और गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल में अलग पढ़ेंगे किरण आरेख, उत्तल में अलग पढ़ेंगे। ये सबका अलग अलग सबका जानकारी रखें। समतल दर्पण, नाम यह समतल प्लेन, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होगा, वह गोलीय दर्पण कहलाए। तो इसे इस प्रकार भी समझा जाता है कि गोलीय दर्पण जो होता है वह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह रजतित किया हुआ, अर्थात एक सतह पर चांदी का लेप लगा रहता है और उस चांदी के लेप को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सिल्वर नाइट्रेट का गेरवा अर्थात हल्का रेड कलर का जो पेंट है वह ऊपर से चढ़ाया हुआ। मतलब दर्पण के प्रमुख वहाँ भाग में अगर जानेंगे तो 3 भाग, किसी भी, चाहे वह समतल हो, अवतल हो या उत्तल। इसमें कांच हुआ, इसके पीछे चांदी का एक लेप होता है, चांदी का परत होता है, चांदी का लेप होता है और इस चांदी के लेप को सुरक्षित रखने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया जाता है। तो गोलीय दर्पण भी क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह रजतित किया हुआ रहता है, इसे याद रखें। अब यहाँ एक चीज अंतर समझते हैं। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो याद रखेंगे वह सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। और गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें सभी टाइप का बनेगा, बड़ा, छोटा, समान आकार का, वास्तविक, काल्पनिक दो। लेकिन समतल में जब भी बनेगा तो सिर्फ काल्पनिक और समान आकार का ही प्रतिबिंब है। तो इसके विषय में पढ़ेंगे, इसका किरण आरेख भी अच्छे से समझेंगे जब। यह दर्पण का स्ट्रक्चर, इसे याद रखेंगे, इसके बारे में चर्चा की है। अब यहाँ पिक्चर सब जैसे इसके प्रत्येक सतह को दिखाने के लिए इस प्रकार का आकार यहाँ सो, जैसे इसमें ये फ्रंट का ये हिस्सा, ये हुआ कांच, ग्लास, कांच। इसके पीछे चांदी का लेप, चांदी का परत चढ़ाया हुआ। ये प्रकाश को परावर्तित करने के लिए और साथ ही साथ प्रकाश का इसे 98% भाग परावर्तित किया जाता है, तो इसमें अधिक चमकीला पदार्थ। तो चांदी चमकीला पदार्थ के उदाहरण है, इसलिए इसके पीछे चांदी का लेप चढ़ाया हुआ। और चांदी का लेप नष्ट न हो
इसे सुरक्षित रखने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का लेप उस पर सुरक्षा के लिए दिया हुआ रहता है, जिसे हम लोग सुरक्षात्मक पेंट या कलर भी। तो ये हुआ, ये तो एक साधारण समतल दर्पण के विषय में बताया, लेकिन सभी दर्पणों में ऐसा ही हो, गोलीय रहेगा, अवतल हो या उत्तल हो, उसके भी 3 भाग हो, कांच, चांदी का लेप और पेंट, सुरक्षात्मक पेंट। अब इसे परावर्तक सतह, नाम में ही स्पष्ट है, तो बस इस चीज को डिफाइन करके लिख देना सेंटेंस। दर्पण का वह सतह जो प्रकाश को परावर्तित करता है, परावर्तक सतह कहलाता है। या दर्पण का वह सतह जो प्रकाश को निश्चित नियमानुसार परावर्तित करता है, परावर्तक सतह होगा। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दर्पण के सतह तो दोनों ओर होता है, जिस ओर से प्रकाश का अधिकतम मात्रा परावर्तित होता है वह भाग परावर्तक सतह होता है। ऐसे कोई वस्तु है तो रिफ्लेक्ट तो उसमें होता ही है कुछ ना कुछ अंश, लेकिन दर्पण का जो परावर्तक सतह का जिक्र होता है तो यहाँ चमकीला भाग का जिक्र, चमकीला सतह जो प्रकाश का लगभग अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित। आपतित किरण, हमें इसके बाद जो पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानना। तब प्रकाश के परावर्तन के नियम में जानने से पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब जानेंगे, तब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ आपतित किरण क्या है, इसका नाम में आपतित किरण, आने वाले किरण, अर्थात दर्पण की सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण, दर्पण की सतह से दर्पण की सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण। तो यहाँ कोई बिंदु स्रोत है, जिसे हम लोग प्रकाश स्रोत भी जानते हैं। तो जब प्रकाश स्रोत से ये किरण निकल कर दर्पण की सतह पर जा रहा है, ये एरो से ये पता चलता है यह प्रकाश स्रोत से निकलकर यह किरण दर्पण की सतह पर पड़े। तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह एरो बताता है, यह आपतित किरण। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक छोटा छोटा डायग्राम भी खींच दिया जाता है और वह पूछ देता है कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, या ऐसे ही टाइप का और भी मॉडल के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यह एरो पर नजर रखेंगे, ध्यान रखें। अगर इसमें से एरो ही हटा दिया जाएगा तो ये डायग्राम इसमें आपतित किरण नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, एरो आवश्यक। परावर्तित किरण, परावर्तित का संबंध परावर्तन से, लौटने का। तो दर्पण की सतह से टकराकर, जैसे प्रकाश स्रोत यहाँ है, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर आए और इस सतह से टकरा कर जब प्रकाश किरण लौटती है, तो ये जो लौटने वाली किरण है इसमें एरो मार्क है, इस ओर, यही किरण क्या हुआ, परावर्तित किरण। तो दर्पण के सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसे याद, इस डायग्राम में ओ भी परावर्तित किरण, यहाँ ओ भी परावर्तित किरण, इस डायग्राम में अगर यहाँ लिख दिया जाए ए, यहाँ ओ, तो यह आ जाएगा आपतित। अब अभिलंब, वह किरण जो दर्पण के सतह पर 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है, अभिलंब कहलाता है। वह किरण जो दर्पण की सतह पर 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे ये समतल दर्पण, तो इस समतल दर्पण पर ये किरण ये 90 डिग्री के कोण पर है। तो इसी में एक चीज और भी पढ़ लेंगे ही, 90 डिग्री के कोण पर जो भी किरण दर्पण पर पड़ता है, अर्थात वह किरण जो दर्पण की सतह पर लंब के रूप में पड़ता है, 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है, वह दर्पण से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट जाता है, जिस पथ पर वह आता है उसी पथ पर पुनः लौट जाता है। ऐसे किरण को अभिलंब का नाम है। या इसमें समझेंगे रेखाखंड के रूप, ऐसे रेखाखंड जो दर्पण के साथ
90 डिग्री के कोण पर टिका होगा, इसे भी हम लोग अभिलंब के रूप में जाने। अभिलंब तो अभिलंब खींचने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें एरो मार्क निश्चित ही हो, हम रे के रूप में उसे समझाए तो वह हो गया लंबवत या अभिलंबवत किरण। लेकिन अभिलंब के लिए एरो की जरूरत या नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी। याद रहे, अगर एरो का इस्तेमाल करेंगे तो जाने और आने दोनों वाला किरण, इसलिए दोनों बनाए। और ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, किरण आरेख बनाना है और अभिलंब को दिखाना है तो उसमें एरो मार्क की जरूरत नहीं। इसलिए लिखे है वह रेखाखंड जो दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री कोण पर स्थित है अभिलंब कहलाता है। तो यह हुआ एक रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, याद रखेंगे ये हुआ अभिलंब। ये लाइन सिर्फ है, लाइन सेगमेंट। और इसे अभिलंब को हम लोग डॉट लाइन से भी इंडिकेट कर सकते, अभिलंब को डॉट लाइन से भी इंडिकेट किया जा सकता, इसे याद रखेंगे। ये हुआ अभिलंब किरण, ये हुआ अभिलंब लाइन सेगमेंट, अर्थात ये कंप्लीट लाइन, और ये है डॉट लाइन। अभिलंब को डॉट लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, कंप्लीट लाइन से भी, और रे के थ्रू भी, एरो के थ्रू। अभिलंब में लास्ट बार एरो की मार्क निश्चित नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। अगर एरो देंगे तो याद रहे दोनों पर।